आम आदमी के मुद्दे। हालांकि छत्तीसगढ़ में हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को बहरहाल हर राज्य में देखते हैं और चुनाव पर यह चरम पर हो जाता है। टिकट वितरण में विरोध होता है, असंतोष का गुबार होता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। एक को खुश हम करें तो दूसरा नाराज होता है और सभी को हम खुश नहीं कर सकते। लेकिन जब ये पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो पार्टी कितनी सजग है, वहां के कार्यकर्ता कितना संगठित है, ये बड़ा सवाल सामने निकल कर आता है। किसी भी पार्टी की बात कर लो। बहरहाल छत्तीसगढ़ के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, इस चुनाव में क्या रहेंगे? सबसे पहले नक्सलवाद जो नासूर बन गया है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ गया है, शिक्षा के हालात, गरीबों के घर बिजली कब आएगी, इसके अलावा आदिवासी जो बेल्ट है, जो आदिवासियों की समस्या है, वो सबसे बड़ी पलायन की समस्या है। उचित व्यवस्था ना होने के कारण आदिवासी पलायन को मजबूर हो गए क्योंकि उन्हें बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य मुहैया नहीं हो पाता। आदिवासी इलाकों में मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे बड़ा समस्या है। कुपोषण की समस्या है। उद्योग से किसको फायदा है, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि रमन सिंह पर आरोप लगते हैं कि एक चिन्हित वर्ग को ही, कॉर्पोरेट्स को ही वो फायदा पहुंचाते हैं, ग्रामीण इलाकों तक उनकी पैठ नहीं है। वहीं किसानों की बदतर स्थिति, इतना सब कुछ कर दिया, केंद्र से पैकेज गया, राज्य सरकार भी करती है किसानों के लिए, लेकिन उसके बाद भी हालात इतने दयनीय क्यों हैं? खस्ताल सड़कें हैं, विलुप्त होती स्थानीय भाषा। हमेशा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए कुछ विशेष किया जाएगा, लेकिन क्या विशेष हो रहा है, इस पर बात करेंगे। हर गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं कब कैसे पहुंचेंगी, इस पर भी हम बात करेंगे। ये कुछ आम आदमी के ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर आम आदमी, उसको भ्रष्टाचार, उसको कौन किस पार्टी में गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको इन मुद्दों से लेना देना है कि इस मुद्दों का हल अगर आप निकालेंगे, अगर इस मुद्दों का हल निकालेंगे तो ही आप हमारे नेता बनेंगे। अभिषेक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, निहारिका, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। ठीक है अभिषेक, चूंकि आप बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़े हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ हैं, किस तरीके का राजनीतिक माहौल वहां आप देख रहे हैं? खासतौर पर बीजेपी के लिए कितनी संभावनाएं हैं और कांग्रेस के लिए वापसी की क्या चांसेस बनी हुई हैं, खासतौर पर बस्तर रीजन पर, अगर जहां राहुल गांधी का फोकस है? देखिए निहारिका, अगर फर्स्ट फेज की बात की जाए, सबसे पहले हम बस्तर रीजन की बात करेंगे। बस्तर रीजन में 12 सीटें हैं, जिनमें से 11 सीटें पिछली बार बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी। एक सीट कांग्रेस के पाले में आया था, लेकिन इस बार समीकरण बस्तर में बदल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वहां पर कांग्रेस को कुछ सीटें मिल रही है। जिस तरह की स्थिति है उसके मुताबिक अगर बात करें, तकरीबन 3 से 4 सीट कांग्रेस जो है बीजेपी से छीनने में कामयाब हो सकती है। दूसरी अगर सीपीआई की बात करें, सीपीआई पिछले बार यहाँ पर 0 में था, लेकिन दंतेवाड़ा और कोंटा सीट, वहां पर जिस मजबूती के साथ सीपीआई ने अपनी दावेदारी पेश की है, उससे लगता है कि सीपीआई भी इस बार अपना खाता जो है वो बस्तर में खोलेगी। तो यहाँ पर लॉस कांग्रेस को जरूर दिखता है। राजनांदगांव में कांटे की टक्कर है। 6 सीटों में अगर बात की जाए, 4-2 का आंकड़ा था और इस बार अगर समीकरण थोड़े से बदलते नजर आ रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी जरूर एक सीट पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन बस्तर में खाता बीजेपी को नुकसान हो रहा है। एक वजह यहाँ पर दिख रही है कि बीजेपी के पास अगर देखें तो मुख्यमंत्री रमन सिंह के अलावा कोई दूसरा पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि वही एक चेहरा है जिसके सहारे 2008 में जीत करके आए थे। चावल का गणित था, चावल का जादू था, लेकिन इस बार अभी तक न तो घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नजर आया। दोनों ही पार्टियों की बात करेंगे तो घोषणा पत्र कुछ हद तक अगर देखें तो बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का थोड़ा सा मजबूत घोषणा पत्र नजर आता है, लेकिन अगर बात की जाए तो मुकाबला अगर छत्तीसगढ़ में है तो इस बार कांटे का मुकाबला है। निहारिका, अभिषेक, एक बात मुझे और समझाइए कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, नक्सलवाद और स्थानीय मुद्दों की बात तो है ही, भ्रष्टाचार तो है ही, लेकिन अभी टिकट वितरण को जिसमें आप करीबी से देख रहे थे, अभी 9 विधायकों के टिकट काट दिए। अगर मैं पहले फेज की बात करूं जिसको असंतोष हुआ, वहीं कांग्रेस की बात करें तो महेंद्र कर्मा की पत्नी, नंद कुमार पटेल के बेटे, उदय मुदलियार की पत्नी, इनको मौका दिया गया है और खासतौर पर मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ने का मौका दिया गया। क्या इस बार कांग्रेस भावनात्मक मुद्दे को आगे बढ़ा रही है, भावनाओं के सहारे फतेह करेगी? देखिए, कांग्रेस निश्चित तौर पर भावनात्मक फायदा लेना चाहती है। झीरम घाटी में जो शहादत हुई है उसको लेकर लगातार कांग्रेस ने प्रचार किया और ये बात साफ है कि कांग्रेस उस सहानुभूति को हासिल करना चाहती है। उसमें काफी बड़े नेताओं को खोया था और उस बात को लगातार लोगों के बीच कह रही है। ये मसला जरूर है कि कांग्रेस की ओर से कोई सहानुभूति, भावनाएं, तमाम चीजों को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल कर चुकी है। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए, खासतौर पर जिस तरीके से हम नक्सलवाद की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, तमाम दूसरे सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए भी
जो है मुश्किलें काफी ज्यादा है, क्योंकि उसके पास कोई बहुत ज्यादा मसले, बहुत ज्यादा विषय, बहुत ज्यादा तर्क संगत चीजें अभी नहीं नजर आती। और कहीं ना कहीं चुनौती जिस तरीके से टिकट वितरण के बाद बढ़ी है, खासतौर पर बात है कि जसपुर में आप देखिए गणेश राम भगत पार्टी के और पार्टी छोड़ करके निर्दलीय खड़े हो गए, उपास ने टिकट कटने से नाराज हो गए थे, उन्होंने भी खूब हंगामा किया था। तो लगातार दोनों पार्टियों में वो हंगामा चला है, लेकिन वहां पर अगर देखें तो कांग्रेस थोड़ा सा हंगामा को साधने में कामयाब रही है बस मुकाबले में बीजेपी के। तो बीजेपी के लिए चुनौतियां अंदर की है, बाहर भी है। अच्छा अभिषेक जाते जाते अदर पार्टीज की क्या संभावना है? जैसे कि आपने सीपीआई की बात कर ली, पिछली बार कोई सीट नहीं, लेकिन इस बार संभावनाएं ज्यादा है। मैं बीएसपी की बात करूं, अदर पार्टीज किस तरीके से उभर कर आ रही है? अदर पार्टी कई अलग अलग सीटों पर निहारिका अपनी छाप छोड़ती नजर आ रही है। स्वाभिमान मंच पिछले चुनाव में कुछ हद तक उतरा था, दिख रहा था, लेकिन इस बार की अगर बात करेंगे तो इस बार जिस तरीके से दुर्ग संभाग में स्वाभिमान मंच काम कर रहा है, उससे लग रहा है कि कई सीटों पर वो अपना इफेक्ट डालेगा। भले जीत नहीं पाएगा, एक आध सीट उसकी झोली में आ सकता है, ऐसी संभावना है कि एक सीट स्वाभिमान मंच जो है वो जीत सकता है और कई सीटों पर अपना प्रभाव डालेगा। तो ये जरूर है। दूसरी अगर बात की जाए, कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी ऐसे आ रहे हैं मैदान में, जो लग रहा है कि एक आध निर्दलीय का खाता भी इस बार छत्तीसगढ़ में खुलेगा। और बसपा चूंकि पिछले बार 2 सीटों के साथ थी, इस बार भी कई सीटों पर उसकी स्थिति दिख रही है, इसलिए लग रहा है कि बसपा को भी 2 सीटें जो है वो मिल सकती हैं। बहुत धन्यवाद अभिषेक, इस पूरी ग्राउंड रियलिटी को हमें समझाने के लिए। इसी पक्ष पर मैं राजेंद्र तिवारी जी से राय लूंगी, जो अभी थोड़ा सा नाराज हुए हैं, क्योंकि गुटबाजी वाला जो क्वेश्चन है, हमेशा जब कांग्रेसी नेताओं से हम पूछते हैं तो भड़क जाते हैं, एंकर्स तक आ जाते हैं। ठीक है राजेंद्र जी, हो सकता है आपसे मेरी मुलाकात हो, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसे भावनात्मक मुद्दे थे, राहुल गांधी की अगर बात करें, जो उन्होंने सोनिया गांधी की बात कर माफ कीजिएगा, उन्होंने अपनी मां की बात कर ली, उन्होंने अपने पिता की बात कर ली, उन्होंने अपनी दादी तक की बात कर ली। अब बहुत सहानुभूति है और बहुत दुखद है कि आपने अपना पूरा का पूरा नेतृत्व, जो नक्सलवाद का नासूर है, उसमें पूरा नेतृत्व आपका खत्म हो गया। लेकिन क्या उसका जो काट है वो यही है कि आप उनके रिलेटिव्स को, आप उनकी पत्नियों को या आप उनके बेटों को टिकट दे दें। ये जो भावनात्मक मुद्दे, आपको लग रहा है कि राजनीति के अखाड़े में आपके लिए काम कर पाएंगे? निहारिका जी, आपके प्रति अत्यंत सम्मान की भावना प्रदर्शित करते हुए केवल नारी शक्ति के मामले में ही अब मैं बात करूंगा। थोड़ा 1 मिनट मुझको सुन लीजिएगा। अच्छा ये तो बता दीजिए, पहले मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर मैं आऊंगी नारी शक्ति पे। मैं आपसे नहीं, मैं आपके प्रश्न का ही तो उत्तर दे रहा हूं मैं। सुनिए ना, आपके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए आपने राहुल जी के बारे में कहा कि उन्होंने सोनिया जी का जिक्र किया, अपनी दादी का जिक्र किया, अपने पिता का जिक्र किया। कौन है ये लोग? इंदिरा जी, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया इस देश की एकता और अखंडता के लिए। राजीव जी, जिन्होंने अपने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्जन कर दिया। सोनिया गांधी, जिनके पास 2 प्रधानमंत्री का पद मिला था, उसको उन्होंने ठुकरा दिया। तो हमारे यहाँ नारी शक्ति के प्रति बड़ा सम्मान है। इसलिए महिलाओं को हमने टिकट इसलिए दिया है क्योंकि उनके पति ने अपने प्राणों का उत्सर्जन किया है। अभी आपने बस्तर के मामले में बात की। मैं आपसे बहुत नम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि 16,500 से ज्यादा महिलाएं छत्तीसगढ़ में लापता है। यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति ये है। छोटी छोटी नन्ही मासूम बच्चियों के साथ में सरकारी आश्रम में 2 साल तक लगातार बलात्कार होता रहा है। ये नारी शक्ति के साथ में हुआ है, ये महिलाओं के साथ में हुआ है। 4800 बलात्कार इस प्रदेश में रमन सिंह जी की सरकार में हुए हैं। मैं केवल महिलाओं तक रखना चाहता हूँ। कुछ ऐसे भावनात्मक मुद्दे होंगे जिसको पकड़कर कांग्रेस आगे जा रही है। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति, और इसके साथ साथ कांग्रेस परिवार के साथ जो बीता और कांग्रेस नेतृत्व के साथ राज्य में जो बीता। निहारिका जी, यहाँ पति की उपस्थिति में पत्नी के साथ बलात्कार होता है। कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तो प्रदेश का गृह मंत्री बोलता है कि महिलाओं की गृह दशा खराब चल रही है, इसके कारण उनके साथ में बलात्कार हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं, ठीक है, हिट एंड ट्राई हम भी ले लेते हैं कि आपकी पार्टी कह रही ना कि हम आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ कायाकल्प कर दे, कुछ नया कर दे, क्योंकि दिल्ली में जो कांग्रेस कर रही है वो हम देख रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ में ना हो, तौबा तौबा हर महिला करेगी। छत्तीसगढ़ में आज राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। कल भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। दोनों नेताओं का क्या कहना था, सुनिए। सरदार सरोवर योजना का शिलान्यास पंडित नेहरू जी ने किया था। तब से अब तक कई सरकारें आई
उन सब सरकारों ने सरदार सरोवर योजना के लिए जितना खर्च किया उससे डबल खर्च इसी 10 वर्ष में इस सरकार ने किया। आम आदमी के हाथ सत्ता नहीं आएगी, गरीब के हाथ सत्ता नहीं आएगी, तब तक ये देश आगे नहीं जा सकता। और इनका कहना है भैया पूरा पावर चीफ मिनिस्टर के हाथ में होना चाहिए, जो चीफ मिनिस्टर के है वो चले और बाकी छत्तीसगढ़ देखता रहे भैया क्या हो रहा है। बड़े बड़े भाषण हो यहां से और चीफ मिनिस्टर कहे भैया सब कुछ सही चल रहा है, और हम कहते नहीं, 21वीं सदी है, आपके हाथ में सत्ता होनी चाहिए। ठीक है, दोनों का फर्क देखिए, एक पीएम पद के उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से और दूसरी तरफ एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी। युवराज नरेंद्र मोदी की भाषा में शहजादे और नरेंद्र मोदी पर आरोपों की झड़ी कांग्रेस लगा देती है। बस नरेंद्र मोदी का एक बयान दे दीजिए, ट्वीट्स पर ट्वीट्स सब चीज सामने निकल कर आएंगे। फर्क ये कि एक विकास की बात कर रहा है और एक आम आदमी और स्थानीय मुद्दों की बात कर रहा है। अब दर्शक और जनता इसमें डिसाइड करेगी कि उसको क्या चाहिए, क्योंकि जनमन का बदलाव की नब्ज कौन छू रहा है ये जनता डिसाइड करेगी। इसके लिए 11, 19 और उसके बाद 8 तारीख का इंतजार करना होगा। जनता की मैं बात कर रही हूं, मेरे साथ मेरे संवाददाता दिवेश तिवारी हैं कांकेर से। कांकेर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आ जाता है बस्तर में और ये उत्तर बस्तर कहलाता है। देवेश, आपके पास चलते हैं, बताइए क्या आपने देखा, क्या महसूस आप कर रहे हैं। चुनाव को बहुत कम दिन है, आपके साथ लोग मौजूद है, बात कीजिए उनसे। देखिए, चुनाव को मद्देनजर बस्तर में जो है एक अलग सी लहर दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर उनका क्या मूड है। आप बताइएगा, अब की बार जो बस्तर में चुनाव आप लोग देख रहे हैं, पहले से कितना अलग देखते हैं और किस तरह का मूड नजर आ रहा है? मूड तो एकदम कांग्रेसमय है यहाँ पे, पूरा कांकेर जिला, बस्तर संभाग। और जहाँ तक आप यहाँ का फिजा देखने की बात कर रहे हैं तो चुनाव आयोग का डंडा बड़ा जबरदस्त है, इसलिए बहुत फिजा बाहरी नहीं दिख रही, अंडर करंट दिख रहा है। क्या लगता है आपको, क्या वजह है ये जो बात कर रहे हैं उसमें? है अधिवक्ता संघ कांकेर से। क्या लगता है आपको कि अब की बार जो चुनाव हो रहा है वो पहले से कितना अलग है और किस तरह का मूड अब की बार बस्तर का है? बाकी यहाँ तो ठीक है, अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है ना, बहुत ज्यादा अच्छा। अब बीजेपी कांग्रेस उन मुद्दों का हल करने की कोशिश करेगी कि नहीं, ये मुद्दे जानिए। बस्तर की जनता परिवर्तन चाहती है। 10 साल के कुशासन से रमन सिंह की त्रस्त हो चुकी है। विकास के नाम में सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है, विकास हम ये बोलते हैं, लेकिन आम जनता तक विकास पहुंचा ही नहीं है। क्या लग रहा है आपकी बस्तर में जो मुद्दे रहे हैं अब तक, माओवाद को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, क्या इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कोई पार्टी हल करने को ध्यान दे रही है? बिल्कुल, कांग्रेस पक्ष में बिल्कुल संवेदनशील है और बहुत गंभीर है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सारी बातों को लिखा है कि चाहे नक्सल समस्या हो, चाहे आदिवासियों की जो बातें हैं, सारी समस्याओं को निराकरण करेंगे। ये बातें तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती रही कि हमने इन तमाम मसलों को हल कर दिया और डेवलपमेंट जो बस्तर में सब ज्यादा हुआ है। आप देखिए, एक नक्सली घटना जो हुई है अभी, पूरे हिंदुस्तान में पहली इतनी बड़ी नक्सली घटना है जिसमें 32 हमारे नेता मारे गए हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं क्या सुरक्षा व्यवस्था, इनका विकास यात्रा निकलता है, इनकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तामझाम साथ रहती है, लेकिन यहाँ जब परिवर्तन यात्रा निकलती है तो हमारे नेता शहीद हो जाते हैं। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बताइएगा, आप लोग जो हैं यूथ हैं, बस्तर में एक बड़ी संख्या में इस बार युवा वोटर्स जुड़े हैं, क्या मूड नजर आ रहा है यूथ का? किस पार्टी से क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासन में रही है, कांग्रेस अब सत्ता में आने की उम्मीद लगाए हुए है? नहीं भैया, यहाँ देखा जाए ऐसा माहौल है कि डॉक्टर रमन सिंह जी की छवि व्यक्तिगत बहुत अच्छी है और उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक वाकई नई पहचान दिलाई है। सभी मतलब हर तरह का विकास हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ में। एक मिक्स्ड रिएक्शन सामने निकल कर आ रहा है और ये जो रिएक्शन है, एक्शन का फॉर्म किस तरीके से लेता है, हम आपके पास आएंगे देवेश, क्योंकि आपके साथ लोकल लोग मौजूद हैं, कांकेर वासी मौजूद है। कांकेर भी काफी महत्वपूर्ण है, बस्तर में आता है और ये बस्तर पर राहुल गांधी की नजर है, वो ड्रीम इसे देख रहे हैं, एक सपने के तौर पर इसे देख रहे हैं। बस्तर को कौन जीतता है ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न मैं भारतीय जनता पार्टी से लेना चाहूंगी। प्रश्न होगा आरक्षण की आग से जुड़ा, सतनामी समाज क्यों इतना परेशान हो गया है, आपने ऐसे आरक्षण की आग डाली क्यों? दूसरी चीज, इतना समय दे दिया गया, 1-2 साल तो नहीं था आपके पास, 2 टर्म से रमन सिंह के पास, क्यों नक्सलवाद कम होने की जगह बढ़ा? रेड कॉरिडोर को लेकर क्या समस्या है? इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक मेरे संवाददाता, इसके अलावा वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी और यशवंत जैन मेरे साथ मौजूद है। एक छोटे से अंतराल का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं। अपडेट्स, इनकी राय, और ये राय एक हेल्दी पॉलिटिक्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है एक अच्छे छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए। कोशिश करेंगे कि यूनानिमस कंसेंट बनाने की। फौरन लौट रहे हैं।
बेरोजगारी, असमानता और निराशा, क्या यही था युवाओं का सपना जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के साथ उन्होंने देखा था? वो भी बनना चाहते थे तरक्की में भागीदार, परंतु युवाओं के लिए झूठे वायदे ही बोए और झूठे वायदे ही काटे। युवाओं, अब संकल्पित हो जाओ, कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटाए नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था है। मतदान करना हमारा अधिकार है, उसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। प्रदेश के सभी मतदाता गणों से मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु भय एवं लोभ से मुक्त होकर राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान अपने बहुमूल्य मत का उपयोग अवश्य करें। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट ceo.chhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। वादा किसानों को 270 रुपए क्विंटल धान का बोनस देने का, हकीकत 4 साल तक किसानों को छलती रही सरकार। सवाल, क्या किसानों के साथ छल करने वाली सरकार को एक और मौका देंगे आप? किसान भाइयों, आगे आओ, कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। और प्लीज इस बार कम मार्क्स दो ना। अब हमेशा मुझे ज्यादा मार्क्स दे देते हो। ज्यादा मार्क्स देंगे तो फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी? प्लीज कम मार्क्स, कम मार्क्स, कम मार्क्स। इतनी सी चीज के लिए गॉड को क्यों परेशान करना? एंटी मार्क्स। फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स, इसका स्पॉट ब्लॉक सिस्टम पिंपल मार्क्स घटाए और नए मार्क्स को आने से रोके। न्यू फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स। आज के हजारों शेयर्स में से क्या है आपके लिए बेस्ट? गोल्ड खरीदें या सिल्वर बेचें? मार्केट बुलिश या बेरिश? करें अपने पैसों को मल्टीप्लाई। एसएमएस करें एपिक 56363 पर या लॉग ऑन करें epicresearch.co। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। हम सब ने देखा था एक सपना, तरक्की की राह में अग्रसर होगा हरा भरा प्रदेश अपना। सपने हमारे सब टूट गए, 10 वर्षों में हम बिछड़ गए। किसानों से हैं झूठे वादे और दमन, प्रदेश में नहीं है अब कहीं अमन। किसान यहाँ है लाचार, जो पहले था खेतों का मालिक अब बन गया है बनिहार। प्रदेश को लुटने से बचाओ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लाओ। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी। राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ पढ़ाई वाली जोड़ी। रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी। देखिए सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। बड़ी बड़ी योजनाओं और झूठी घोषणाओं, ये है अधूरे वादों और खोखले दावों की भाजपा सरकार। लोगों को गुमराह करती है। कोई लाट की लक्ष्मी लेने आले कहीं नहीं आले। मध्य प्रदेश में ये माना जाए कि वर्तमान में लोकतंत्र तो है ही नहीं। ये तो व्यापारियों की सरकार है, आदिवासी की सरकार नहीं है भाजपा सरकार। और भाजपा ने 10 साल में युवाओं को बेवकूफ बनाया है, बुजुर्गों को बेवकूफ बनाया है, सभी को बेवकूफ बनाया है। कोई भी काम धंधा नहीं है, जो लाता है वही खाते हैं हम। दीवार सारी टूटी हुई है हमारे घर में। आम आदमी को, हर आदमी को मतलब भाजपा पे तो बहुत तकलीफ है। कोई डराते कि ये सीधा बोलते कि बोले हमारी सरकार तुम क्या कर लोगे। योजना ही तो करना, सिर्फ घोषणाएं दे देते हैं, आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। ये है सच हमारे मध्य प्रदेश का, आप भी जरा सोच के देखिए। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार, मध्य प्रदेश कांग्रेस। और लाभ लश्कर के साथ दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना चुनावी घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो जारी किया गया। 2013 के मैनिफेस्टो से जो 2008 के वादे हैं जो रिपीट हुए वो क्या हैं? भूमिहीन मजदूरों का 100% बीमा, अगर मैं बीजेपी की बात करूं,
इसके अलावा 2008 में भी वायदा दिया गया था सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ना, कम्युनिटी सेंटर का निर्माण, ये भी 2008 में दिया गया था। किसानों का 5 हॉर्स पावर तक की बिजली उन्हें मुफ्त देना, ये भी 2008 में था, इसको रिपीट किया गया। छत्तीसगढ़ को पलायन और भय मुक्त राज्य बनाना, यानी कि बीजेपी मान रही है कि पलायन बड़ी समस्या है, भय मुक्त यानी कि नक्सलवाद, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या अभी भी एक प्रश्न चिन्ह लिए हुए है। ये दावा भी रिपीट किया गया 2008 में। वहीं सरकारी विभागों में जितने भी खाली पड़े पद हैं उनको भरना था। हर जिले में साइंस म्यूजियम और स्टेडियम का निर्माण करना था। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर बिलासपुर के लिए मेट्रो ट्रेन लाने की कोशिश थी, वादा 2008 में किया गया। अब 2003 के वादे, SC/ST आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 2 हेक्टेयर जमीन जो अभी तक नहीं मिली। करीब 1500 दाल भात केंद्र खोलने का वादा, कुछ मुख्यालयों में खुले लेकिन ज्यादातर बंद। किसान कल्याण कोष 2008-2013 की बात करूं, घोषणा पत्र में यही वादा बना हुआ है। रिक्शा चालक, ऑटो चालक, अन्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बीमा। 2008-13 के लिए घोषणा पत्र में यही वादा था, किसानों के लिए किसान अदालत की स्थापना। इस मसले पर कुछ नहीं किया गया। 12वीं पास बेरोजगारों को 500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा, कुछ भी नहीं हुआ। ना ही सरकार अब इस मुद्दे पर कुछ बात करती। हर आदिवासी परिवार को एक गाय देने का भी वादा था, ये वायदा गुम हो गया, सरकार ने योजना बंद कर दी। मेरे साथ मौजूद हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए यशवंत जैन साहब, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। यशवंत जी, ये कुछ ऐसे मुद्दे थे, आपका चुनावी मैनिफेस्टो, हर पार्टी का मैनिफेस्टो काफी अच्छा होता है। मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी, अब आप एक सरकार के गठन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। मैं बस इतना ही बता दीजिए कि ऐसे सरकार के क्या मुद्दे थे जिस कारण लोग आपको वोट करें, जो सिर्फ बिजली, सड़क, पानी ठीक हो, बस ये कोई भी ठीक कर दे हम उसको वोट कर देंगे, लोगों का रिएक्शन यही है। और दूसरी चीज, ओपिनियन पोल, आपकी पार्टी समर्थन करी थी लेकिन ओपिनियन पोल में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। इस बार रमन सिंह को रिटेन करने में काफी मुश्किल होंगी। पूरे अगर 90 सीटों की बात करूं, क्या करेगी आपकी पार्टी? देखिए, क्षमा करेगा निहारिका जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप ये चर्चा रही कांग्रेस के प्रायोजित किसी कार्यक्रम को संचालित कर रही हैं। आपने कई प्रश्नों को उठाया है, मुझको बता दीजिए। पलायन की बात हमने इसलिए की कि पलायन नहीं होना चाहिए। स्थितियां छत्तीसगढ़ से, जब से डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ से पलायन दूर हुआ है। हमको विरासत में जर्जर टूटा हुआ छत्तीसगढ़ मिला था। छत्तीसगढ़ में इतनी बुरी स्थिति नहीं। आप देखिए, जब मैं रमन सिंह की क्लीन इमेज की बात कर रही हूं, तब आप कांग्रेस प्रायोजित की बात नहीं कर रहे। मैंने कहा ना, आपने मैनिफेस्टो आपने बाद में गिनाया, उसके पहले का आप अपना निकाल के देखिए। आपने लाइन से गिना है कि पलायन हो रहा है, ये हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ को जर्जर स्थिति में हमको छत्तीसगढ़ राज्य मिला था, और जितना छत्तीसगढ़ का बजट पिछला हुआ करता था जब सरकार इन्हें छोड़ा, हमने उतना धान की खरीदी की है। देखिए, आज छत्तीसगढ़ तेजी से बढ़ता हुआ विकसित राज्य की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे हमको 2003 में 1071 किलोमीटर की सड़क के छत्तीसगढ़ में थी। मैं उस पर मना थोड़ी ना कर रही हूँ यशवंत जी, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा विकास का जाल बिछाया, लेकिन वो कुछ तक सीमित है। हर पार्टी हर इंसान पर नहीं जा सकती। बहरहाल शहरी क्षेत्रों की बात करूं, बीजेपी, आप भी कैसे कह सकते हैं कि मैं कांग्रेस की बात करी? जब मैं कांग्रेस से सवाल पूछ रही थी तो आपने साफ तौर पर यह कह दिया था, आप हंस रहे थे उस समय। अगर मैं अब आप ही की पार्टी से जुड़ा सवाल पूछ रही हूँ तो आप उसका जवाब नहीं देना चाह रहे। मेरे को अवसर दीजिए, आप मुझको अवसर दीजिए, अन्यथा देखिए। ठीक है यशवंत जी, बस ठीक है, आप मुझे बस इतना बता दीजिए ऐसा क्या है जिसके दम पर आप हैट्रिक लगाएं? छत्तीसगढ़ ना, आप मुझको अवसर नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ राज बना। यशवंत जी, ऐसा नहीं। यशवंत जी, बस इस सवाल का उत्तर दे दीजिए, ऐसा क्या है जिसके दम पर आप वापस आए? हमको राज्य कैसा मिला? राजेंद्र जी बोलने दीजिए, राजेंद्र जी बोलने दीजिए, राजेंद्र जी बोलने दीजिए। ठीक है, आज कांग्रेस की सरकार यदि छत्तीसगढ़ में दुर्दशा हमने उसको दूर करने का प्रयास किया, कांग्रेस के लोग क्या बात करेंगे? आज उनकी लड़ाई के कारण छत्तीसगढ़ बर्बाद हुआ। आप मुझको नहीं देखिए तिवारी। अच्छा ठीक है, भंग कर रहे हैं। ठीक है, मैं चुप था। मेरी बात आपने पूरे यशवंत जी, आप सिर्फ अपने विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने विकास की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया विकास की बात कर रहे हैं। राजेंद्र जी सुन लीजिए, आपको पता है कि नन ऑफ द अबव भी एक ऑप्शन है। यशवंत जी, आपको क्या पता है कि नन ऑफ द अबव भी एक ऑप्शन है? और विकास, अगर आप
तिवारी जी के सवाल का उत्तर आप मुझको देने देंगी? नहीं, आप मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, ऐसा क्या है जिसके दम पर आप वापस आए, और नन ऑफ द अबव को लेकर कितनी आपकी पार्टी संजीदा है, मैं इतना जानना चाहूंगी आपसे, बताइए। ये हमारा इसलिए हम छत्तीसगढ़ की जनता हमको इसलिए अवसर देगी कि छत्तीसगढ़ में विकास के काम को हमने शुरू किया, गति दिया। छत्तीसगढ़ में वो काम हमने किए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम 60 सालों में कांग्रेस ने कभी हमको मध्य प्रदेश में रहते दिया नहीं। सड़कों का काम हो, बिजली का काम हो, आज छत्तीसगढ़ में 24 घंटे बिजली मिल रही है। किसान आज पूरे फसल का उपज पा रहा है, उसको बोनस मिल रहा है। हमने वनवासी क्षेत्रों में जो नक्सलवाद का कारण था, उन कारणों को आपने नक्सलवाद के लिए बहुत किया है यशवंत जी, आपने नक्सलवाद से निपटने के लिए प्रयास किए आपकी सरकार ने? देखिए तिवारी जी, ये गलत था। तिवारी जी आप बीच में बोलेंगे तो देखिए आपसे तेज बोलना मेरे तिवारी जी, था। यदि आप अपने को सीनियर ठीक है, नक्सलवाद पर, विकास पर इसी तरीके की लड़ाई चलती रहेगी। ठीक है प्रदीप माथुर जी, क्लोजिंग कमेंट में आपकी तरफ से जाना, ये लड़ाई जारी रहेगी। नक्सलवाद की बात करो, विकास की बात करो, लेकिन एक अच्छे, मैं यूनानिमस कंसेंट की बात करती, मैं हेल्दी पॉलिटिक्स की बात करती। आप बताइए, समय की कमी। देखिए ऐसा है कि नक्सलवाद जो है बड़ी एक गंभीर समस्या है, और उस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक ये है कि ये जो राजनीतिक जो शोशेबाजी हो रही है उसको छोड़ करके आम जो जनजाति के लोग हैं उनकी संस्कृति को समझा जाए, उनकी आवश्यकताओं को समझा जाए। और ये जो शहरी विकास का मॉडल है इसका उसके ऊपर के थोपने से समस्या का अंत नहीं होगा। ठीक है राजेंद्र जी और यशवंत जी, आप हमारे साथ जुड़े, लड़ाई यहीं पर दिख रही है। सिंहासन छत्तीसी यहीं पर शुरू हो गया है, जो मेरे सामने है, आप देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, सिंहासन छत्तीसी है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। इसके अलावा मेरे रिपोर्टर देवेश तिवारी, अभिषेक जाने में महत्वपूर्ण जानकारी ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़ी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकाबला काफी दिलचस्प और रोचक होने वाला, यकीन मानिए। एक ट्रेलर हमने देख लिया। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। हम सब ने देखा था एक सपना, तरक्की की राह में अग्रसर होगा हरा भरा प्रदेश अपना। सपने हमारे सब टूट गए, 10 वर्षों में हम पिछड़ गए। किसानों से हैं झूठे वादे और दमन, प्रदेश में नहीं है अब कहीं अमन। किसान यहाँ है लाचार, जो पहले था खेतों का मालिक अब बन गया है बनिहार। प्रदेश को लुटने से बचाओ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लाओ। आप हर चीज परख कर देख कर खरीदते हैं ना, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने की निशानी है ये। घर चलाने की जिम्मेदारी जो आप पर है, लेकिन बस इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है आपकी, देश चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आवश्यक रूप से मतदान करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शासन करने वालों का चुनाव करता है आपका वोट। सच्चे और जिम्मेदार नागरिक बने, मतदान अवश्य करें। पहले मतदान, फिर दूजा काम। भाभी, ये धुले हुए कपड़ों में से सफाई की महक क्यों नहीं आ रही? सफाई की महक? वो क्या होती है? पत्नी जी, समझाना पड़ेगा। अरे आंखें बंद करो, ये तो यही मनाएंगे हनीमून। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। इसे छोड़ो और महकती सफाई अपनाओ। नया व्हील, सफाई वही जो महके। आप हर चीज परख कर देख कर खरीदते हैं ना, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने की निशानी है ये। घर चलाने की जिम्मेदारी जो आप पर है, लेकिन बस इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है आपकी, देश चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आवश्यक रूप से मतदान करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शासन करने वालों का चुनाव करता है आपका वोट। सच्चे और जिम्मेदार नागरिक बने, मतदान अवश्य करें। पहले मतदान, फिर दूजा काम। और प्लीज इस बार कम मार्क्स दो ना, अब हमेशा मुझे ज्यादा मार्क्स दे देते हो। ज्यादा मार्क्स देंगे तो फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी? प्लीज कम मार्क्स, कम मार्क्स, कम मार्क्स। इतनी सी चीज के लिए गॉड को क्यों परेशान करना? एंटी मार्क्स। फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स, इसका स्पॉट ब्लॉक सिस्टम पिंपल मार्क्स घटाए और नए मार्क्स को आने से रोके। न्यू फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स।
हम सब ने देखा था एक सपना, तरक्की की राह में अग्रसर होगा हरा भरा प्रदेश अपना। सपने हमारे सब टूट गए, 10 वर्षों में हम पिछड़ गए। किसानों से हैं झूठे वादे और दमन, प्रदेश में नहीं है अब कहीं अमन। किसान यहाँ है लाचार, जो पहले था खेतों का मालिक अब बन गया है बनिहार। प्रदेश को लुटने से बचाओ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लाओ।